स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज अब हम शुरू करने वाले हैं ज्ञान के तथ्य फैक्ट्स ऑफ नॉलेज। इससे पहले हमने ज्ञान के विभिन्न पक्षों से संबंधित बहुत सारे पक्ष ऐसे देखे थे जिससे कि ज्ञान का किस तरह से हम ज्ञान के सही अर्थ को समझने के लिए हम लोगों ने शिक्षा से उसकी तुलना करी, प्रशिक्षण से हमने उसकी तुलना करी, सूचना से हमने उसकी तुलना करी, तर्क से तुलना करी, यानी कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है। इन चीज़ों को इसको समझने के लिए हमने उसके विभिन्न पक्षों के बारे में अध्ययन किया था, समझा था कि किस तरह से हम तुलना करके ये बात समझ सकते हैं कि जैसे हम शिक्षा को ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ही उपयोग में ले लेते हैं, लेकिन शिक्षा और ज्ञान में किस तरह से अंतर पाया जाता है, इस चीज़ को हमने देखा। शिक्षा ज्ञान और प्रशिक्षण में किस तरह से अंतर पाया जाता है, हमने इन चीज़ों को अब तक देखा और समझा। अब हमें ये देखना है कि ज्ञान के तथ्य क्या है, फैक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कहाँ से वो निकल कर आता है इसे हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आज हम देखने वाले हैं कि ज्ञान के फैक्ट्स में सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान। सबसे पहली बात जो इसमें होता है स्थानीय एवं सार्वभौमिक ज्ञान, ठीक है ना। आज हम इस चीज को पढ़ेंगे, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान। सबसे पहली चीज क्या है, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक क्या है? अगर हम केवल इस शब्द का शाब्दिक अर्थ समझना चाहते हैं तो सार्वभौमिक क्या है? सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, संपूर्ण भौमिक भूमि, यानी कि सभी का संपूर्ण कहना चाहिए कि भूमि के ऊपर या संपूर्ण विश्व में जिस चीज को स्वीकार किया जाता है, अपनाया जाता है, मान्यता प्रदान की जाती है, उसे हम सार्वभौमिक कहते हैं। अब बात आती है कि सार्वभौमिक ज्ञान, क्या ज्ञान सार्वभौमिक होता है? बिल्कुल, ज्ञान सार्वभौमिक ही होता है। अधिकांश ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक होता है, या जिसे अगर हम एक आम सोच, केवल हम इन सैद्धांतिक या पुस्तक में क्या कहा गया है या शिक्षा शास्त्र के दृष्टिकोण से किस तरह से उसे डिस्क्राइब किया गया, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम एक हमारी अपनी सोच, मेरी अपनी सोच के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको समझाना चाहूँ तो ज्ञान जो है वो स्थानीय से उच्च स्तर का होता है, सार्वभौमिक ज्ञान। क्यों? क्योंकि इसके बारे में हमको संपूर्ण प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसकी जांच की जा सकती है, इसकी सत्यता को प्रमाणित किया जा सकता है, और इसके ऊपर सार्वभौमिक जो है उसके ऊपर सभी, हर जाति, धर्म, क्षेत्र, देश, राज्य, हर क्षेत्र के व्यक्ति का उस पर विश्वास होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत जो है वो क्या है? सार्वभौमिक ज्ञान है। 2+2 4 होता है, ये सार्वभौमिक ज्ञान है। कहने का मतलब कि वो ज्ञान जिसको कि प्रमाणित किया जा सकता है, जिसके तथ्यों से जांच की जा सकती है, और जिसको प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा मतलब कि ये कहा जाए कि ऐसे ज्ञान जिसकी कोई देश काल समय की कोई सीमाएं नहीं होती है, उसको हम सार्वभौमिक ज्ञान कहते हैं। अब सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, उसको कहाँ किस तरह से हम उसको प्राप्त करते हैं, या ये ज्ञान को किस तरह से अपना स्वरूप प्रदान करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज आती है वैधता। ठीक है, सार्वभौमिक ज्ञान वैध होता है, इसमें वैधता पाई जाती है। वैध क्यों होता है? क्योंकि ये प्रमाणित किया जा सकता है। इसको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास प्रमाण उपलब्ध होते हैं, हम उसकी जांच करके निश्चित निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं।
ऐसा नहीं है कि मैंने उसका प्रयोग किया, मैंने उसकी जांच करी तो मेरे परिणाम कुछ आए, आपके कुछ आए, उसके कुछ आए, उसके कुछ आए। अगर जब ऐसी स्थिति होती है तो वह सत्य ज्ञान नहीं होता है। और जो ज्ञान अब तक हमने समझा उसके अनुसार जो ज्ञान सत्य नहीं है वह ज्ञान होता ही नहीं है, वो केवल एक सूचना मात्र बनकर रह जाता है। अगर वो प्रमाणित नहीं हुआ है तो फिर वो अपना अस्तित्व खत्म कर देगा। अर्थात कि जब ज्ञान सार्वभौमिक कब बनेगा, जब वह वैध होगा, जिसके निश्चित परिणाम होंगे, निश्चित तथ्य होंगे, सूचनाएं होंगी, निश्चित प्रमाण होंगे और उसको उन प्रमाणों के आधार पर सत्यापित किया जा सके और सत्य साबित किया जा सकेगा, वही ज्ञान सार्वभौमिक होता है। इसीलिए सार्वभौमिक ज्ञान वैध होना चाहिए। दूसरी बात इसके अंतर्गत आती है वह है विश्वसनीयता। ठीक है, विश्वसनीयता यानी कि सार्वभौमिक ज्ञान के अंदर विश्वसनीयता का होना अनिवार्य है, यानी कि सभी उसके ऊपर विश्वास करते हों। अगर किसी एक ने भी उसके ऊपर अविश्वास प्रदर्शित किया तो मानकर चलिए कि फिर उसकी वैधता को प्रमाणित करना होगा। और अगर क्यों कि उसने अविश्वास व्यक्त किया है तो उसके पीछे कारण होंगे, और अगर उसके कारण सत्य साबित हो जाते हैं, उसके अविश्वास को प्रदर्शित करने के प्रमाण अगर सत्य साबित हो जाते हैं, तो फिर वह ज्ञान केवल वहीं तक रहता है जो लोग उस पर विश्वास करते हैं। अर्थात कि सार्वभौमिक ज्ञान के लिए अनिवार्य है कि सभी का उसमें विश्वास होना चाहिए, और विश्वास होता है तभी वह ज्ञान बनता है। अगली बात इसमें आती है प्रमाण। इसमें प्रमाणों का होना अनिवार्य है, यानी कि सार्वभौमिक ज्ञान के अंदर जब तक प्रमाण नहीं होंगे वह ज्ञान न तो वैध होगा, न विश्वसनीय होगा, और न ही वो सार्वभौमिक रूप प्राप्त कर पाएगा, यानी कि संपूर्ण विश्व के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए निश्चित और सत्य प्रमाणों का होना अनिवार्य है, और ऐसे प्रमाण जो वास्तव में उस सूचना को सत्य साबित करते हों, उसको प्रमाणित करते हों, और उसके अस्तित्व, उसके होने को जो प्रमाणित कर पाते हों या उसको हमें स्पष्ट समझा पाते हैं। अगली बात आती है इसमें मूर्त स्वरूप। मूर्त स्वरूप यानी कि रियल फॉर्म, वास्तविक उसका मूर्त स्वरूप, चौक, ये इसका रियल फॉर्म है, यानी कि ये इसका मूर्त रूप है और ये चौक है। अर्थात ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आती है, इसलिए ये चौक है। यानी कि इस ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाने वाली स्टिक जो है वो चौक के रूप में प्रमाणित होती है, और ये इसका मूर्त स्वरूप हमारे सामने है। अर्थात कि जो सार्वभौमिक ज्ञान होता है वह कल्पनाओं पर आधारित नहीं होता है, उसका मूर्त स्वरूप हमारे सामने रियल फॉर्म में वो हमारे सामने उपस्थित होता है, तभी हम उसे स्वीकार कर पाते हैं, मानते हैं। इसीलिए यह सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है या बन पाता है। यानी कि इसमें वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में होना अनिवार्य है। फिर है नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष, मॉरल एस्पेक्ट्स। नैतिक पक्ष यानी कि मॉरल एस्पेक्ट्स। जब नैतिक पक्ष यानी कि उसकी नैतिकता को प्रमाणित किया जाए, जिसमें कि जो जिस भी क्षेत्र से संबंधित ज्ञान है, जैसे हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित एक शिक्षक के अपने दायित्व होते हैं। शिक्षक को अपने क्षेत्र में या यूँ कहे कि शिक्षक के लिए, टीचर के लिए आवश्यक है कि वह उसके व्यवहार में, उसके चरित्र में,
यानी कि जिसको कि बच्चे फॉलो कर सकते हो, आइडियल बिहेवियर उसका होना चाहिए। अगर एक टीचर का आइडियल बिहेवियर नहीं है तो वह एक अच्छा या जिसको हम कहते हैं गुड टीचर नहीं हो सकता है। ये सार्वभौमिक सत्य है, क्योंकि इसको प्रमाणित किया जा सकता है कि एक टीचर के लिए कहा जाए कि आइडियल बिहेवियर या आदर्शात्मक व्यवहार का होना बहुत अनिवार्य है। अगर नहीं होता है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है वो टीचर को फॉलो करता है, जैसा टीचर करता है बच्चा वैसा करता है। उसके लिए टीचर के द्वारा कही गई बात पत्थर पे लकीर की तरह मानी जाती है या वो उसको ऐसे ही मानता है। अर्थात कि एक टीचर जैसा बिहेव करेगा कि सबके साथ नाराज होकर चिड़चिड़ा होकर बात करेगा तो बच्चा भी वैसे उसको लगेगा कि ये वे ऑफ टॉकिंग है, हमें ऐसे ही बात करनी चाहिए, तो वो उस चीज को फॉलो करेगा। और एक टीचर जो बहुत प्यार से मतलब हर इसको बहुत रिस्पेक्ट देके बहुत प्यार से बहुत अपनत्व से बात करता है तो बच्चा भी उस चीज को फॉलो करेगा, जिससे कि वो सबके साथ में जुड़ने का प्रयास करेगा। कहने का मतलब कि एक ये फैक्ट है कि टीचर का एक आइडियल बिहेवियर होना चाहिए, तो ये एक नैतिक मूल्य है। तो कहने का मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र का यह एक नैतिक मूल्य है, अर्थात हर क्षेत्र में डॉक्टर को अपने मरीजों के प्रति समर्पित भाव से व्यवहार या उसका आदर इलाज करना चाहिए, उसमें अपनत्व की भावना को प्रदर्शित किया जाना चाहिए। तो ऐसे में वो एक डॉक्टरी पेशे का नैतिक पक्ष है, अर्थात सार्वभौमिक ज्ञान के अंतर्गत नैतिक पक्ष मॉरल फैक्ट्स के होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये मॉरल एस्पेक्ट्स नहीं होंगे तो निश्चित है कि उसका अनैतिकता सामने आएगी, और जो अनैतिक होता है वह असत्य होता है, वो ट्रुथ नहीं होता है, और ऐसे में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम ग्लोबली नॉलेज उसको नहीं कह सकते हैं, हम वैश्विक ज्ञान यानी कि हम उसे सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए मॉरल एस्पेक्ट्स का होना भी सार्वभौमिक ज्ञान के लिए आवश्यक माना गया है। अगला जो है हमारा इसमें वो आता है वैज्ञानिक पक्ष, साइंटिफिकली नॉलेज, वैज्ञानिक ज्ञान। वैज्ञानिक ज्ञान साइंटिफिकली नॉलेज यानी कि हमें वैज्ञानिक तरीके से हमारा चिंतन का तरीका होना चाहिए। वैज्ञानिक फैक्ट्स जो है, जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनका हमें पालन करना चाहिए या उनको हमें समझना चाहिए। तो हम स्पष्ट एक साधारण सी शब्दों में बात करें तो विज्ञान का ज्ञान जो है वह सार्वभौमिक ज्ञान है, क्योंकि उसको प्रमाणित किया जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है, उसके निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और वो समान निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। इसीलिए विज्ञान सार्वभौमिक ज्ञान माना जाता है, या फिर साइंटिफिकल नॉलेज को हम सार्वभौमिक ज्ञान के रूप में मानते हैं। अगली बात इसमें जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है अनुसंधान, रिसर्च। अनुसंधान या रिसर्च, रिसर्च अनुसंधान परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो निश्चित है कि हर समय परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी वैश्विक महामारी, इस कोविड-19 की इस महामारी ने, इस वैश्विक महामारी ने एक तरह से कहा जाए कि ग्लोबली चेंज लाकर रखा है, चाहे हमें व्यावसायिक क्षेत्रों में हो, वोकेशनली उसमें हो, एजुकेशनली हो, ये कहा जाए कि सोशली गैदरिंग या सोशल इवेंट्स को हो, किसी भी तरह के हो, ये बात स्पष्ट है कि इस महामारी ने बहुत बड़ा चेंज लाकर रखा है। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए आप कि कुछ जो चेंज है वो अस्थायी है, टेम्परेरी है। जैसे ही इस महामारी से हमको मुक्ति प्राप्त होगी तो हम वापस अपने पुराने तरीकों को फॉलो करेंगे, और कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर कि एक तरह से कहा जाए कि स्थायी रूप से चेंज होगा, परमानेंटली
इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आईटी सेक्टर के अंतर्गत ये एक ग्लोबली चेंज की बात कही जा रही है, ये एक परिवर्तन के बारे में सोचा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम की जो परंपरा इस समय चली है, जो आवश्यकता की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखकर, सो नेसेसरी कि एवरीवन डन वर्क फ्रॉम होम फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऐसे में ये बहुत जरूरी था और इसीलिए लोगों ने घर से काम करना प्रारंभ किया। तो आईटी सेक्टर में ये देखा गया कि वर्क फ्रॉम होम करने से कंपनी को बहुत फायदा होता है। एक अलग से बिल्डिंग लेने की उनकी जो समस्या है उसका निदान होता है, वो लेने की आवश्यकता नहीं होती है। उसमें अगर एक बिल्डिंग ली जाती है, सभी एम्प्लॉयज, सारे कर्मचारी अगर ऑफिस आकर काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका जितने भी ये कहा जाए कि बौद्धिक संसाधन है उनका उपयोग किया जाता है, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या जितने भी हमारे सुविधाओं के लिए जितने साधन दिए रखे गए हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर कर्मचारी विद्या ऑफिस में है तो एक लाइट, पंखा, ये सारी चीज़ें चलेगी, तो वो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है। उसके बाद में और भी अगर 4 कर्मचारी आते हैं तो उसके साथ दूसरे और उनको ज़रूरत होती है, तो हमारा दूसरी और तरीके से खर्चे बढ़ते हैं या उसमें हमारी जो है उसमें कहा जाए कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमें देखना पड़ता है। और वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि आप ऑफिस में बैठ के भी वही काम करते हैं और घर पे बैठ के भी वही काम कर रहे हैं, तो बल्कि ये चीज़ रिसर्च में निकल कर आ रही है कि आईटी सेक्टर के अंदर ऑफिस में बैठकर काम करने की तुलना में घर से बैठकर जो काम किया जा रहा है उसके मतलब कहना चाहिए कि अधिक काम सामने होकर आ रहा है। तो कुछ आईटी कंपनीज ऐसी हैं जो इस विषय में विचार करने लगी है, अर्थात ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है भविष्य में, क्योंकि वर्तमान रूप से जैसे शिक्षा के क्षेत्र में है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है या बच्चे घर पे बैठे हैं, टीचर्स या तो वीडियो रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं या जूम या गूगल मीट वगैरह ऐसे इवेंट्स, ऐसे ऐप्स के ऊपर बच्चों को एजुकेशन प्रदान की जा रही है। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। वैश्विक महामारी से जैसे ही हमें छुटकारा मिलता है, इस महामारी का अंत होता है, तो वापस जो अपने हम पुराने तरीके से विद्यालयों में विद्यालय महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। अब ये आईटी सेक्टर के बारे में जो मैं बात कर रही थी, अब उसके ऊपर रिसर्च होनी प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि ये जो परिणाम था कि भाई घर पर बैठ के लोगों ने ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो ये एक रिसर्च का ही निष्कर्ष का उसका ही परिणाम था। तो जिस भी ज्ञान के बारे में कोई एक ज्ञान जो हमारा चला आ रहा है उसमें निरंतर रूप से अनुसंधान होते रहने चाहिए, जिसकी वजह से और उन अनुसंधानों का परिणाम वैश्विक स्तर पर स्वीकार किया जाए, तभी वह सार्वभौमिक ज्ञान कहलाता है, अन्यथा नहीं। अगली बात आती है मूल्यांकन। मूल्यांकन इवैल्यूएशन यानी कि इवैल्यूएशन का होना अनिवार्य है, अन्यथा हम किसी भी ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मूल्यांकन हर स्थान पर, हर जगह, हर परिस्थिति में, हर विषय पर, हर तथ्य पर मूल्यांकन का होना अनिवार्य है। अर्थात कि ज्ञान सार्वभौमिक कब होगा? जब वैध, विश्वसनीय, प्रमाणिक, मूर्त रूप में है, नैतिक पक्ष में वैज्ञानिक के अनुसंधान उसके ऊपर मूल्यांकन की समस्त सत्य और कहना चाहिए उपयोगी परंपराओं को जिस पर अपनाया जाता है। अब इसका दूसरा जो पक्ष था हमारा स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान यानी कि लोकल जो नॉलेज है उससे रिलेटेड है। स्थानीय ज्ञान, अब स्थानीय ज्ञान क्या है? ये एक लोकल इवेंट जिसको हम कह सकते हैं, या जो कहा जाए कि लोकल एस्पेक्ट है जिसके आधार पर जो स्थानीय ज्ञान है वो स्थानीय स्तर पर विश्वास किया जाता है।
उसका स्थानीय ज्ञान है, लेकिन अन्य किसी अगर हम समुदाय की बात करते हैं तो वो उसे दैवी के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब कि ये एक व्यक्ति विशेष, समुदाय, स्थान विशेष की मान्यताओं पर आधारित है, उनके बिलीफ पर डिपेंड करता है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आती है वो आएगी इसमें सांस्कृतिक पक्ष, कल्चरल एस्पेक्ट। सांस्कृतिक पक्ष यानी कि कल्चरल एस्पेक्ट। हर संस्थान, देश, राष्ट्र, समाज, सभ्यता, संस्कृति सभी के अपने कल्चरल फैक्ट्स होते हैं, कल्चरल मान्यताएं होती है, सांस्कृतिक पक्ष होते हैं, सांस्कृतिक परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज आदि सबके अलग अलग होते हैं। यानी कि वे एक लोकल फैक्ट के रूप में हमारे सामने आते हैं, स्थानीय सत्य के पक्ष के रूप में हमारे सामने समझे रखे जा सकते हैं। अर्थात ये ज्ञान का वह पक्ष है जिसको कि एक समुदाय विशेष, समाज विशेष, सभ्यता विशेष, देश विशेष के, राज्य विशेष के द्वारा अपनाया, स्वीकार किया जाता है या माना जाता है। अगली बात है धार्मिक पक्ष। ठीक है, रिलीजियस एस्पेक्ट, धार्मिक पक्ष, रिलीजियस एस्पेक्ट। हर धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, अपने मूल्य हैं, यानी कि हर धर्म का अपना है। तो जैसे हिंदू धर्म में जो चीज स्वीकार की जाती है, आवश्यक नहीं है कि वो मुस्लिम, ईसाई, सिख आदि सभी धर्मों में स्वीकार की जाती है। जो मुस्लिम धर्म स्वीकार की जाती है उसको हिंदू धर्म नहीं करता है, या ईसाई धर्म में जो चीज स्वीकार की जाती है उसको हिंदू और मुस्लिम नहीं स्वीकार करते। तो कहने का मतलब कि धार्मिक एस्पेक्ट है, इसीलिए ये एक तरह से लोकल फैक्ट्स या लोकल एस्पेक्ट के रूप में स्वीकार किए जाते हैं या माने जाते हैं, या स्थानीय ज्ञान के रूप में माना जाता है। परिवर्तनशीलता, ठीक है, यानी कि इसे परिवर्तनशीलता यानी कि चेंजेबिलिटी की गुण इसमें होते हैं। परिवर्तनशील होता है, आज जिस चीज पर हमने स्वीकार किया गया है, हमने जिसको एक्सेप्ट किया हुआ है, कल कोई नई बात सामने आती है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब कि जो स्थानीय ज्ञान होता है उसमें निरंतर परिवर्तनशीलता पाई जाती है, अर्थात कि ये स्थायी नहीं होते हैं, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। जो सार्वभौमिक ज्ञान था उसमें स्थायित्व होता है, लेकिन अनुसंधान के द्वारा उसके ज्ञान में और बढ़ोतरी की जाती है। परिवर्तन, किसी सिद्धांत को परिवर्तित नहीं किया जाता है, उसमें और अधिक तथ्यों को जोड़ा जाता है, लेकिन इसमें चेंज कर दिया जाता है, पूरा परिवर्तित हो जाता है कि एक चीज को आज एक्सेप्ट किया हुआ है, माना हुआ है, कल उसे हम छोड़ सकते हैं या उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगली बात इसमें आती है दार्शनिक विचार। दार्शनिक विचार, ठीक है ना। दार्शनिक विचार यानी कि इसके अंदर दार्शनिक विचारों का होना अनिवार्य है। इसमें चिंतन, तर्क, मनन आदि होते हैं, यानी कि इसमें ये कहा जाए कि क्या फिलोसॉफिकल व्यूज जो होते हैं उन पर हम विचार करते हैं, यानी कि किसी के दार्शनिक विचारों को महत्व दिया जाता है। अब वो कुछ कल्पना पर आधारित होते हैं, जो कि एक अमूर्त रूप में हमारे सामने होते हैं, उसका रियल रोल जो है वो हमारे सामने नहीं होता है। अर्थात कि ये जो दार्शनिक विचारधाराएं होती हैं ये स्थानीय होती हैं जब तक कि वो प्रमाणित नहीं होती है। अगली बात इसमें आती है परंपराएं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन, ठीक है ना। अगली बात जो इसके अंदर आती है परंपराएं या ट्रेडिशन, जो हमारी अपनी होती है। हर सभ्यता, संस्कृति, जाति, धर्म, क्षेत्र विशेष की अपनी परंपराएं, मूल्य, रीति रिवाज होते हैं जो कि स्थानीय कहलाते हैं।
या माना जाता है। यानी कि ये कहा जाए कि सामाजिक मूल्य सोशल वैल्यूज होते हैं जिनको कि हर समाज के अपने सदस्य अपनी परंपराओं के अनुकूल उन्हें माना और समझा जाता है। हर आवश्यक नहीं है कि एक समाज द्वारा जिसे स्वीकार किया गया है दूसरा समाज उसे भी स्वीकार करे। इसीलिए इन्हें सोशली वैल्यू जो होती है वो स्थानीय या कि लोकल फैक्ट्स के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनमें परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी के युग में साइंस और टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर बहुत सारी सोशल वैल्यूज हैं जिनमें कि इतना चेंजेस आया है कि जो ये कहा जाए कि हमारे समय जिन चीज़ों को, जैसे हमारे टाइम पर जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये था कि लड़कियों का अकेले बाहर जाना अच्छा नहीं है, लड़कियां बाहर नहीं जा सकती हैं, ये बातें कही जाती थी कि लड़के और लड़की में फर्क नहीं होता है, आप लड़कियों को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, लेकिन छोड़ा नहीं जाता। लेकिन आज इस मूल्य में, इस सोशल वैल्यू में चेंज आ गया है कि नहीं, लड़के और लड़कियां भी लड़कों की तरह उतना ही सफलतापूर्वक किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती है, इसलिए उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि सोशली वैल्यूज जो होते हैं उनमें समय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। और दूसरी चीज है कि हर समाज के अपने मूल्य होते हैं जिनको कि उसी समाज के द्वारा माना या अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात आती है पर्यावरण, एनवायरमेंटल नॉलेज। पर्यावरणीय ज्ञान, ठीक है। एनवायरमेंटली नॉलेज यानी कि पर्यावरणीय ज्ञान, हर जगह का अपना पर्यावरण होता है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर की सर्दी, गर्मी, बरसात तीनों के निश्चित भागों में डिवाइड है, मत है। 4-4 महीने तीनों मौसम हम लोग देखते हैं। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर गर्मी लोगों ने देखी ही नहीं है, या जहाँ पर लोगों ने ये कहा जाए कि बरसात नहीं देखी है, या बरसात जहाँ बंद ही नहीं होती है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि पर्यावरणीय ज्ञान वो भी एक क्षेत्र विशेष का अलग अलग होता है, उसकी मान्यता, उसको मानना भी सब, क्योंकि हर वातावरण, हर क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं। तो ऐसे में ये कहा जाए कि ज्योग्राफिकली जो सिचुएशन है हर कंट्री या हर क्षेत्र की अलग अलग होती है, हर एरिया की अलग अलग होती है। ऐसे में जो एनवायरमेंटल नॉलेज है या एनवायरमेंटल जो फैक्ट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उसके बारे में लोगों की सोच या उनका मानने का तरीका अलग अलग होता है। अगर यहाँ बारिश कम आती है तो हम ये सोचते हैं कि जितनी बारिश है चलो हम उसका भी एक पानी को स्टोर करके रखें, या हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह के बारे में सोचते हैं। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी होता है, बहुत बारिश बरसती है, वहाँ लोग सोचते हैं कि ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो पानी बहकर निकल जाए, ताकि बहुत ज़्यादा नमी या बहुत ज़्यादा पानी रहने से जो जमीन की जो एक कठोरता है, जिसको हम कहते हैं कि जमीन की जो अपनी क्षमता होती है उसमें कमी आती है। इसीलिए पर्यावरणीय जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती हैं। सर वो पॉइंट है बस। नेक्स्ट है सीमित क्षेत्र, लिमिटेड फील्ड। सीमित क्षेत्र यानी कि स्थानीय ज्ञान का, लोकल फैक्ट्स का जो है वो एरिया बहुत छोटा होता है, बहुत लिमिटेड एरिया होता है, इसका बहुत वास्ट एरिया नहीं होता है, बहुत लंबे एरिया में नहीं इसको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे आबू रोड है तो आबू रोड या उसके आसपास के कुछ एरिया में उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, बाकी में उसका जो है डिफरेंट रूप जो है चेंजिंग, परिवर्तित रूप हमको देखने को मिलेगा। अंतिम बात इसमें आती है सीमित मूल्यांकन। सीमित मूल्यांकन यानी कि लोकल फैक्ट्स के अंतर्गत जो है लिमिटेड इवैल्यूएशन की व्यवस्थाएं होती हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें बहुत छोटे में ही सारी बात निकल कर आ जाती है। इसीलिए बहुत लंबे चौड़े, बहुत नवीन, अलग अलग डिफरेंट विधियों के द्वारा, डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हम मूल्यांकन की बात नहीं करते हैं। यहाँ पर बहुत सीमित लिमिटेड एरिया के अंदर उसको मूल्यांकन कर लिया जाता है। यानी कि इस आधार पर ये बात बहुत स्पष्ट हो गई होगी कि ज्ञान को एक तरफ जहाँ हम स्थानीय स्तर पर, स्थानीय लोग, स्थानीय व्यवस्था, लोकल के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो अलग होता है, और सार्वभौमिक जो ग्लोबली होता है फैक्ट वो बिल्कुल अलग
एक्सेप्टेशन नहीं मिलती है, लोगों के द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता। लेकिन जो सार्वभौमिक है, ग्लोबली है, उसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। तो ज्ञान का जो ये हमारा फैक्ट्स ऑफ नॉलेज में फर्स्ट जो पॉइंट टॉपिक आज हमने देखा था, स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान। कल हम मूर्त और अमूर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। इस आधार पर हमको आज आपको क्वेश्चन करना है। आज का आपका होमवर्क है ज्ञान के स्थानीय एवं सार्वभौमिक तथ्य को स्पष्ट, ठीक है। ज्ञान के स्थानीय एवं सार्वभौमिक पक्ष को स्पष्ट कीजिए। नॉलेज के लोकली एंड ग्लोबली फैक्ट्स को स्पष्ट समझाइए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो अपने हाथ मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।